हेलो दोस्तों, हमारी उड़ान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो आज हम आपके लिए जो है सामान्य विज्ञान का 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए जो कि पिछले 15 वर्षों से बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए। वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे आंसर देंगे। सर्वोत्तम स्रोत आंवला है, आंवला इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य है। तो मानव शरीर में गुर्दा का जो है प्रमुख कार्य है शरीर में बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर में बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, तो इसका सही आंसर होगा मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो रतौंधी इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। तो तना इसका एक सही आंसर होगा, तना, कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 याद रखेंगे। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 7 हमारा है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है। याद रखेंगे कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है जो कि जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी है। तो जबड़े की हड्डी इसका सही आंसर होगा। जबड़े की हड्डी इसका एक सही आंसर होगा कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हृदय जो है एक बार में 72 बार धड़कता है। तो 72 इसका एक सही आंसर होगा, 72 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कि खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका एक सही आंसर होगा कि खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। हम सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले बहुत 15 वर्षों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सभी। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। तो 120 दिन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के इसका एक सही आंसर होगा कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग कि रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा इसका एक सही आंसर होगा, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। रक्त समूह में सर्वदाता जो है वो O है और जबकि सर्वग्राही जो है वो AB है। याद रखेंगे कि सर्वदाता जो कि सभी को दे सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ग्रुप O है और सर्वग्राही जो सभी का कि सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है वो AB है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि पित्त उत्पन्न होता है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पे? तो यकृत में। याद रखेंगे कि पित्त जो उत्पन्न होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है। तो यकृत इसका एक सही आंसर है, यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। तो 120/80 इसका एक सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पदार्थों को अलग करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, वो किडनी करता है। तो किडनी जो है इसका एक सही आंसर होगा, किडनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, इसका एक सही आंसर होगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो ये सभी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्तों के काटने से बीमारी होती है, जो कि हाइड्रोफोबिया है, तो कुत्तों के काटने से होता है। तो इसका एक सही आंसर होगा कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों के काटने से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी जो संबंधित है वो विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। तो विषाणु के अध्ययन से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा विषाणु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि खून का थक्का नहीं जमता कि रोग में है। तो खून का थक्का नहीं जमता कि रोग में आता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ पैर या कुछ भी कट जाता है तो वो ब्लड जो निकलता है वो थक्का नहीं होता है। तो हीमोफीलिया रोग के अंतर्गत आता है। तो हीमोफीलिया इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो रोग है वो आँख से संबंधित है। तो आँख इसका एक सही आंसर होगा, याद रखेंगे कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है वो आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मलेरिया रोग का है। तो मलेरिया रोग का इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। याद रखेंगे सर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। तो इलेक्ट्रॉन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 26 है हमारा कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं हम लोग कि तनों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तनों के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। याद रखेंगे कि तनों के रूपांतरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहा जो होता है वो पालक के पत्तों में उपस्थित होता है अधिक मात्रा में। तो पालक के पत्तों में इसका एक सही आंसर होगा पालक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे के स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में जो खून का मात्रा होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। और ऐसे अगर पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो हमारे शरीर के वजन का जो है वो 7% होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो किया जाता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो माइकोलॉजी इसका एक जो है सही आंसर होगा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी इसका एक सही आंसर होगा, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः जो पाया जाता है वो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। तो कैल्शियम व फास्फोरस इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि
गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, जो कि 23 जोड़ी, अर्थात 23 जोड़ी बोल सकते हैं। 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा इसका एक सही आंसर होगा कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन जो है वो शरीर में अग्न्याशय के द्वारा बनती है। तो अग्न्याशय इसका एक सही आंसर होगा कि इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क का इसका एक सही आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो 2 प्रमुख वंशानुगत रोग जो है वो वर्णदत्ता एवं हीमोफीलिया है। तो वर्णदत्ता एवं हीमोफीलिया है, ठीक है ना। वर्णदत्ता मतलब अर्थात कलर विजन, जिसको बोलते हैं कि इसमें कि कलर की पहचान सही से नहीं हो पाती है। और हीमोफीलिया वही है जो कि रक्त का थक्का नहीं होना, जो जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णदत्ता एवं हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि इसका एक सही आंसर होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि मछलियाँ सांस लेती है। तो मछलियाँ जो है वो सांस जो लेती है वो गिल्स द्वारा अर्थात गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। तो गिल्स इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा देखते हैं क्या है। तो अगर आपने हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो इसी तरह अब तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हमारे की विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो गाजर है। तो गाजर इसका एक सही आंसर होगा। क्या? गाजर। तो गाजर इसका एक सही आंसर होगा कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर। अगला क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कि जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। जठर रस में कौन रस में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हम लोग है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वो कवक और शैवाल मौजूद होते हैं लाइकेन में। तो कवक और शैवाल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। तो टाइलिन इसका एक सही आंसर होगा, टाइलिन। याद रखेंगे लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है वो लोहा है। तो लोहा इसका एक सही आंसर होगा। क्या? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर 45 हमारा कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत इसका एक सही आंसर होगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो मिथाइल और आइसोसाइनाइड गैस का, मिथाइल और आइसोसाइनाइड गैस इसका एक सही आंसर होगा कि भोपाल गैस कांड 1984 ईस्वी में जो रिसाव हुआ था वो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 47 हमारे कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला शीशा जो कहते हैं वो कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। तो कार्बोनेट और ग्रेफाइट इसका एक सही आंसर होगा कि काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 48 हमारे कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि अर्थात हड्डी जो है वो स्टेपिस है। स्टेपिस जो कि कान में मौजूद होती है। तो स्टेपिस इसका एक सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन 50 हमारे कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो कहते हैं वो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन इसका एक सही आंसर होगा कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको, एड्रिनल हार्मोन को। अगला क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे की प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस रंग में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सबसे अधिक लाल रंग में होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग इसका एक सही आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस रंग में, तो लाल रंग में। अगला क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम इसका एक सही आंसर होगा कि आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है वो क्या है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का एक मिश्रण है। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का एक मिश्रण है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका एक सही आंसर होगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। याद रखेंगे, सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम इसका एक सही आंसर होगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। अगला डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल इसका एक सही आंसर होगा कि डीएनए और आरएनए है एक न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कि मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में अगर हम बात वही करें तो 310 केल्विन होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये 310 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा देखते हैं क्या है। 56 हमारा है कि मानव शरीर में लिंग निर्धारण होता है। तो मानव शरीर में जो लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है। ऑटोजोम होता है, क्रोमोजोम होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है, ना कि स्त्री के। तो पुरुष के क्रोमोजोम पर पुरुष का क्रोमोजोम इसका एक सही आंसर होगा कि मनुष्य के में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोजोम पर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है 639 जो है लगभग मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में। तो 639 हमारे एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वो एनामिल है, जो कि दांत में पाया जाता है। तो एनामिल जो है दांत का ऊपरी परत है, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे देखते हैं क्या है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। तो शुतुरमुर्ग इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है कि खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो 8 इसका एक सही आंसर होगा। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति जो है वो हरगोविंद खुराना है। तो हरगोविंद खुराना इसका एक सही आंसर होगा कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है। वुल्फिया इसका एक सही आंसर होगा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। अगला क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष का जीन संगठन जो होता है वो XY होता है। तो इसका सही आंसर होगा XY। अगला क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त होता है। तो जल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है वो CO2 है। तो CO2 इसका एक सही आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। अगला क्वेश्चन नंबर
66 की ओर चलते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है कि मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो याद रखेंगे इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती है। तो पत्ती इसका एक सही आंसर होगा। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो कि कृत्रिम हृदय का है। कृत्रिम हृदय का एक रोग है ब्रोंकाइटिस, याद रखेंगे। कृत्रिम हृदय का रोग है क्या? ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो एक लड़का जो है वो अपने पिता से जो क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है। ठीक है, तो 22+Y इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं हम लोग। याद रखेंगे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में हमारे मूत्र में, यूरिन में पाया जाता है। मूत्र में इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण जो है, पेप्सिन जो है एक उदाहरण है। तो पेप्सिन किसका एक उदाहरण है? एंजाइम का। एंजाइम इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 72 हमारे कि दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो है विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी इसका एक सही आंसर होगा कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे की टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। तो टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कि एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना जो होती है वो एमिनो अम्ल से होती है। तो एमिनो अम्ल इसका एक सही आंसर होगा कि एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में जो है वो विटामिन डी नहीं होता है। तो विटामिन डी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 परजीवी है। तो मलेरिया का परजीवी जो है वो मादा एनफ्लिज मच्छर है। तो मादा एनफ्लिज मच्छर इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या है। 77 क्वेश्चन नंबर हमारा कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन विटामिन? तो मानव मूत्र में जो उत्सर्जित होता है वो विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कैसीन है। कैसीन इसका एक सही आंसर होगा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। अगला क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि मेढक के हृदय में होता है। तो मेढक के हृदय में जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? याद रखेंगे कि 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम इसका एक सही आंसर होगा कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82 हमारे की कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। तो डीएनए इसका एक सही आंसर होगा। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83 हमारे की अनुवांशिका का नियम का जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिका का नियम का जन्मदाता जो है वो ग्रेगरी मेंडल है। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था। तो अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा कि किसान का परम सहायक है। तो किसान का जो सबसे परम सहायक है वो केचुआ है। तो केचुआ इसका एक सही आंसर होगा। केचुआ कि किसान का परम सहायक है केचुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है कि कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक इसका एक सही आंसर होगा कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल जो है वो आर्किडीज और रपेलसिया है। सबसे बड़ा फूल जो है वो रपेलसिया और जो सबसे बड़ा फल जो है वो आर्किडीज है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कि स्तंभकंद, धनकंद, अस्कलकंद और प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद, धनकंद, अस्कलकंद और प्रकंद का उदाहरण जो है वो आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का जो खाने योग्य भाग है वो फल वित्ती है। तो फल वित्ती इसका एक सही आंसर होगा कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल वित्ती। अगला क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है कि आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है। तो आम, पपीता तथा बैर का जो खाने योग्य भाग है वो मध्य फल वित्ती है। तो मध्य फल वित्ती इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है वो तना है। तना इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का 7% होता है। तो 7% इसका एक सही आंसर होगा। ये पहले भी हमने बता चुका है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारी नई एजुकेशनल वीडियो इसी तरह आप तक हमेशा पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 ग्राम 1350 ग्राम होता है। याद रखेंगे, 1350 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है कि ऊँट के गर्भवती काल है। तो ऊँट का जो गर्भवती काल होता है वो 320 से 350 दिन का होता है। या नंबर 94 हमारा है कि गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। तो गाय तथा भैंस का जो गर्भावधि काल है वो 280 से 300 दिन है। तो 280 से 300 दिन तक इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता जो है वो सिद्ध करने में जो सहायक है वो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग है। फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए जो है इसका पैतृकता सिद्ध करने में सबसे सहायक है। अगला क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो लैक्टोज है। तो लैक्टोज इसका एक सही आंसर होगा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कि मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है। तो वृक्क अर्थात किडनी इसका एक सही आंसर है कि वृक्क। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा कि सबसे लंबा कृमि है। तो सबसे लंबा कृमि जो है वो टेप कृमि है या टेप वर्म है। तो इसका सही आंसर होगा कि टेप वर्म या टेप कृमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। दूरी का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। तो अपकेंद्री बल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101। एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है।
तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा है, अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो क्वार्क है। क्वार्क इसका एक सही आंसर होगा कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 हमारे की लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वो डायोप्टर है। ठीक है, तो डायोप्टर इसका एक सही आंसर होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है। तो हरा इसका एक सही आंसर होगा कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन जो निर्भर करता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो तरंगदैर्घ्य इसका एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो इंद्रधनुष बनता है किसके विपरीत? तो इंद्रधनुष जब भी बनता है, याद रखेंगे कि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। तो सूर्य के ठीक विपरीत इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो है वो मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। तो तांबा, टीन तथा सीसा इसका एक सही आंसर होगा 109 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण ही जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमारा काला दिखाई देता है। काला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जो होता है वो जल में जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसका एक सही आंसर 112 का सही आंसर होगा कि अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों का टिमटिमाने का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन इसका एक सही आंसर होगा कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा कि हीरा की चमकना, हीरा को चमकना तथा मृगमरीच का बनने का कारण है। तो हीरा का चमकना और मृगमरीच का। नंबर 115 जो है हमारा कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक जो है वो कैंडेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो भू स्थिर जो उपग्रह होती है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर होती है। तो 36,000 किलोमीटर इसका एक सही आंसर होगा कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन इसका एक सही आंसर होगा कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिक की संलयन है। नाभिक की संलयन के कारण ही जो है सूर्य ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो क्यूरी है। क्यूरी इसका एक सही आंसर होगा। रेडियो सक्रियता का आंसर, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो है वो क्यूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 जो है रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति जो आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो संवेग संरक्षण इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 क्वेश्चन नंबर हमारा कि मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग जो है 3 ही है। तो मूल रंग है नीला, लाल और हरा। इसी तीनों को मिला करके अगले सारे रंग तैयार किए जाते हैं। तो मूल रंग कहलाते हैं
नीला, लाल और हरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? सेक्सटेंट का। सेक्सटेंट इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस इसका एक सही आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर की दृष्टि, दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस का एक सही आंसर होगा 125 का। अगला क्वेश्चन 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो का सिद्धांत जो है वो नाभिक के विखंडन पर आधारित है। नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर ही परमाणु बम जो है ना कार्य करता है। परमाणु बम जो है ना वो नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में जो है प्रयोग किया जाता है वो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अक्रिय गैस का एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक जो है वो ठोस में होता है। ठोस में अगर पूछा जाए कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है तो वो इस्पात में होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में, और ठोस में अगर बात की जाए तो इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति सबसे धीमी जो होती है वो हवा में होती है। ठीक है, तो हवा इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है वो जूल है। ठीक है, याद रखेंगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिक संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिक संलयन इसका एक सही आंसर होगा कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 131। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो वर्षा का जल है। तो वर्षा का जल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की और चलते हैं। 133। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। कान की जांच में प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण इसका एक सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा है कि नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 हमारा क्वेश्चन नंबर कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो है वो पारा है। ठीक है, याद रखेंगे पारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का पानी ठंडा जो होता है वो वाष्पीकरण के कारण होता है। तो वाष्पीकरण इसका एक सही आंसर होगा कि सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। तो वाष्पीकरण इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो अमीटर से मापा जाता है। अमीटर इसका एक सही आंसर होगा कि विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 हमारे की अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि जो है वो कार्य, ऊर्जा, ताप
समय तथा चाल है। ठीक है, अदिश राशियों का उदाहरण जो है वो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे की सदिश राशियां हैं, अर्थात सदिश राशियों का उदाहरण जो है वो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग है। और भी है सदिश राशियों के उदाहरण। ठीक है, याद रखेंगे कि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग जो है वो सदिश राशियों के उदाहरण। अगला क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 जो है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल तथा बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लाल तथा बैंगनी रंग का होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है वो स्टील है। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है वो स्टील है। अगला क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है कि सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम इसका एक सही आंसर होगा कि सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ जो कहलाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ का कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका एक सही आंसर होगा कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है कि बर्तनों की कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों के कलई के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड इसका एक सही आंसर होगा कि बर्तनों की कलाई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि पटाखों में हरा रंग होता है। ठीक है, पटाखों में हरा रंग जो होता है, जो निकलता है वो बेरियम के कारण निकलता है। ठीक है, तो बेरियम इसका एक सही आंसर होगा कि पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है कि नन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। नन स्टिक बर्तनों के परत जो बने होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 है कि वायुमंडल में पाए जाने वाला क्वेश्चन नंबर 149 है कि वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है वो रेडॉन है। तो रेडॉन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 है कि गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारों में प्रयोग जो किया जाता है वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम गैस इसका एक सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 151 है कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है या प्रयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका एक सही आंसर होगा कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल का अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने के कारण ही जल की अस्थायी कठोरता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे 152 क्वेश्चन नंबर का आंसर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। अगला क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करती है। तो पानी की अस्थायी जो कठोरता है वो दूर करता है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा ही जल का अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है कि लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक इसका एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी है। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन नंबर 156 कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के प्रयोग के लिए लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। अगला क्वेश्चन नंबर 157
क्वेश्चन नंबर 157, लोहा, निकल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु जो है वो स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है। तो हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसका एक सही आंसर होगा कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 159 है हमारे कि सोल्डर अर्थात टांग का मिश्रण है। तो सोल्डर जो है वो सीसा एवं टीन का मिश्रण है। तो सीसा एवं टीन इसका एक सही आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है कि शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 है कि क्वार्टर्स में होता है। क्वार्टर्स में होता है तो क्वार्टर्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन याद रखेंगे कि क्वार्टर्स में क्या उपस्थित होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्धतम रूप। क्वेश्चन नंबर 163 है कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। तो हीरा इसका एक सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्वेश्चन नंबर हमारा कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है वो नायलॉन था। तो नायलॉन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। सबसे उत्तम कोयला है। सबसे उत्तम कोयला जो है वो एंथ्रासाइट, जिसमें कि 96% जो है वो कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। तो सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 है कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है, याद रखेंगे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 हमारे कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है वो मिश्र धातु है। तो तांबा व टीन का मिश्र धातु है। तांबा व टीन याद रखेंगे। कांसा जो है वो मिश्र धातु है तांबा व टीन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 है कि 1 पिको सेकेंड बराबर होता है। तो 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। याद रखेंगे कि 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 170 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 170 है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए आइसोटिलीन का गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन इसका एक सही आंसर होगा कि फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। तो निकेल धातु इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 हमारा कि विटामिन का खोज कब और किसने किया था। तो विटामिन का खोज जो है वो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। 1911 ईस्वी में फंक द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे कि विटामिन का खोज कब और किसने किया था, तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध अर्थात रुक जाता है, वो थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से जो है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है ये सिफगामो मैनोमीटर है। याद रखेंगे कि सिफगामो मैनोमीटर है रक्तचाप मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है कि मनुष्य नहीं सुन सकता है।
तो मनुष्य जो है वो प्राश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। तो प्राश्रव्य इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? क्वेश्चन नंबर 176 है कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त WBC का जो औसत जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, तो 2 से 4 दिन याद रखेंगे कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है, उपस्थित है हमारे पूरा वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 है हमारा है कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो है वो सोडियम कार्बोनेट से दूर होता है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 178 क्वेश्चन नंबर 179 है हमारा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण घुला रहना जो है ना जल का अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, 180 क्वेश्चन नंबर, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। फ्लिंट कांच इसका एक सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 हमारा है कि पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क सिनेबार, क्यूप्राइट और बॉक्साइट है। याद रखेंगे, सिनेबार, क्यूप्राइट और बॉक्साइट जो है पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम का क्रमशः प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क डोलामाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस का मिश्रण जो है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 हमारा है कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी गैस जो होता है उसमें गंध के लिए जो है सल्फर के यौगिक के मिथाइल मरकप्टॉन होता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए जो है सल्फर के यौगिक के मिथाइल मरकप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 हमारा कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा जो है वो रेयॉन कहलाता है। तो रेयॉन इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 हमारा कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.2, हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.2 और जबकि उसका अपवर्तनांक जो होता है हीरा का 2.42 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 हमारा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 की ओर चलते हैं हम लोग बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 हमारा है कि 1 मोल बराबर क्या होता है। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23 होता है। याद रखेंगे कि 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 गुना 10⁻23। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। अगला क्वेश्चन 189 हमारा कि बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका एक सही आंसर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। अगला क्वेश्चन 190 हमारा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कि कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 की ओर
191 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 191 हमारा कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक का उदाहरण जो है वो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। याद रखेंगे कि अर्धचालक का उदाहरण क्या क्या है, तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 192 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 192 हमारा कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। तो कांच में जो है कि लाल रंग का वेग जो है सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का जो है सबसे कम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक, तो लाल रंग का, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 193 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 193 हमारा कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है। तो पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो याद रखेंगे अवतल लेंस इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 194 हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 194 हमारा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। तो क्या होता है समतल दर्पण, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 195 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 हमारा है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 196 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 196 हमारा कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो इस तरह आप तक हमेशा पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 197 की ओर चलते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन नंबर 197 हमारा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। कौन सा विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 198। अगला क्वेश्चन नंबर 198 हमारा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है। तो हमारे कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव जो होता है वो 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 199। अगला क्वेश्चन नंबर 199 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच जो है न्यूनतम दूरी जो होती है वो 17 मीटर का होना चाहिए। 17 मीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 200 हमारा कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण जो है वो ध्वनि तरंग है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो है वो प्रकाश तरंग है। ठीक है, याद रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन नंबर 201 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 201 हमारे कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन नंबर 202 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 202 हमारा कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो द्रव्यमान इसका एक सही आंसर होगा कि लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन नंबर 203 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 203 हमारा है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र जो वायुमंडलीय दाब को जिससे मापा जाता है वो बैरोमीटर है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो बार होता है। तो याद रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र जो होता है जिससे कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है वो बैरोमीटर है, और तथा और वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो बार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 204
की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 204 हमारा है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका एक सही आंसर होगा कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 205 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 205 है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च इसका एक सही आंसर होगा कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का। अगला क्वेश्चन नंबर 206 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 206 हमारा कि अंडे का आवरण बना होता है। तो अंडा जो होता है वो अंडे का आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 207 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 207 हमारा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 208 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 208 हमारा है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से प्रायः जो कमी होती है वो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ इसका एक सही आंसर होगा कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 209 हमारा है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, जहाँ पे जैसे कि चंद्रमा पर निर्वात है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में। अगला क्वेश्चन नंबर 210 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 210 हमारा कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो कृत्रिम सिल्क का जो उदाहरण है वो रेयॉन है। रेयॉन जो है कृत्रिम सिल्क का उदाहरण है, तो रेयॉन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 211 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 211 हमारा है कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है। तो पौधों में जैव पदार्थ का वहन जो होता है वो फ्लोएम से होता है। फ्लोएम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 212 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 212 हमारा कि अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस जो होता है वो क्लोरोएसिटोफिनॉन है। तो क्लोरोएसिटोफिनॉन इसका एक सही आंसर होगा कि अश्रु गैस है क्या, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 213 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 213 हमारा कि अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। तो अति चालक की प्रतिरोधकता जो होती है वो शून्य होती है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो अति चालक की प्रतिरोधकता जो होती है वो शून्य होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 214 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 214 हमारा कि डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए का खोज जो है वो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो वाटसन एवं क्रिक इसका एक सही आंसर होगा कि डीएनए का खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 215 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 215 हमारा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो मैंजीफेरा इंडिका है। तो मैंजीफेरा इंडिका इसका एक सही आंसर होगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन नंबर 216 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है। तो निकोटीन इसका एक सही आंसर होगा कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 217। अगला क्वेश्चन नंबर 217 है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 219। अगला क्वेश्चन 219 हमारा कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पण के बीच में जो है अगर कोई भी वस्तु रखा जाए तो उसका जो है अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 220 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 220 हमारा कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है
प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो पॉलीपेप्टाइड इसका एक सही आंसर होगा कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। अगला क्वेश्चन नंबर 221 है कि क्वासियोरकर तथा मशरूम मरासमस सॉरी अगला क्वेश्चन नंबर 221 हमारा है कि क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। तो क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 222। अगला क्वेश्चन नंबर 222 हमारा कि डीएनए की इकाई कहलाती है या कहलाता है। तो डीएनए का इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए का इकाई क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 223। अगला क्वेश्चन नंबर 223 है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 224। अगला क्वेश्चन नंबर 224 है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस इसका एक सही आंसर होगा कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 225। अगला क्वेश्चन नंबर 225 है कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। तो लिथियम इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 226। अगला क्वेश्चन नंबर 226 हमारा कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने से जो है वो थायमिन जो होता है वो खत्म हो जाता है, अर्थात विटामिन बी का। 227 हमारा कि प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो प्याज तथा लहसुन में गंध जो है वो पोटासियम के कारण होता है। तो प्याज तथा लहसुन में गंध जो होता है वो पोटासियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 228 हमारा कि किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो है रक्त जो है रुक जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 229 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 229 है कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है। तो ओस्मियम इसका एक सही आंसर होगा कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। अगला क्वेश्चन नंबर 230 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 230 हमारा कि D2O का सामान्य नाम क्या है? तो D2O का सामान्य नाम जो है वो भारी जल है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अगला क्वेश्चन नंबर 231 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 हमारे की पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक जो तत्व मिलता है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 232 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 हमारा कि प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है उसको डार्विन ने प्रतिपादित किया। तो डार्विन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 233 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 233 हमारा कि फोटोक्रोमिक कांच में क्या प्रयोग होता है या क्या व्यवहृत होता है? अगला क्वेश्चन नंबर 233 हमारा कि फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है या क्या प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 234 क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 234 हमारा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235 हमारा क्या है कि कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 236 क्या है कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल इसका एक सही आंसर होगा कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा कि फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार सीसा और टीन का बना होता है। तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है जो कि फ्यूज तार में जिसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 238।
हमारा कि खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो फॉलिक अम्ल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 हमारा है कि दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240 हमारा है कि ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग का सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में आयोडीन का कमी होना। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन का कमी होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। 241 हमारा है कि एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपी कल्चर जो है उसका संबंध जो है वो मधुमक्खी पालन से है। तो मधुमक्खी पालन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 हमारा है कि सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? सेरीकल्चर का संबंध जो है वो रेशम उत्पादन से है। तो रेशम उत्पादन से संबंध किसका है? सेरीकल्चर का। तो रेशम उत्पादन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243 हमारा है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत अर्थात अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 244 हमारा कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिकी रोग है जो कि वंशानुगत चलते रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 हमारा है कि दूध का फटना दूध से दही बनना यह किस प्रकार की किस क्रिया से होता है? दूध का फटना और दूध से दही बनना ये जो है ये किण्वन प्रक्रिया से पूरा होता है। तो किण्वन इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246 हमारा क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा की गई है। तो इंसुलिन का खोज किसने की है? बेंटिंग और बेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 हमारा है कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक जो है वो पारसेक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248 हमारा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय का दूध का पीला रंग होना वो कैरोटीन के कारण होता है। तो कैरोटीन इसका एक सही आंसर होगा कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249 हमारा है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मलेरिया का परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम इसका एक सही आंसर होगा कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। और अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250। अगर आपने हमारे चैनल हमारी उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारी नई एजुकेशनल वीडियो इसी तरह आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 250 कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। तो ह्यूगो डी ब्रिज इसका एक सही आंसर होगा कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने।